तो बच्चों, नाइन्थ वालों, कैसे हो तुम सब लोग। तो तुम्हारे बारे में भी हम सब लोगों ने विचार विमर्श कर लिया है और कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है कि सर ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, उस पे सीरीज लाओ। तो आपकी समस्याओं को देखते हुए हम उस तरीके से सीरीज बच्चों लाएंगे। फिलहाल आज कुछ स्कूल्स में क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और वेकेशंस बढ़ती जा रही हैं, तो कई जगह अभी बच्चों का फिजिक्स का लास्ट चैप्टर साउंड छूट चुका है। तो हम सबसे पहले आज साउंड की टर्बो रिवीजन सीरीज लेके आए हैं। रिवीजन के साथ साथ समझ लो चैप्टर पढ़ाया भी जाएगा, बट थोड़ा सा इसे हम एक मैराथन की तरह लेके चलेंगे कि जल्दी इसे खत्म करें, 2 या हो सकता है एक भी क्लिप में। तो जब तक आप लोग जुड़े रहेंगे 2 या 3 वीडियोस में इसी चैप्टर को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आपका समय ना लेते हुए करते हैं चैप्टर को शुरू। तो सबसे पहले चेक चेक चेक, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 गो, है ना। तो साउंड क्या है, सबसे पहले आ जाएगा कि भाई साउंड क्या है। और बच्चों ये जो कंटेंट है हमारा खुद का, जो 9th क्लास की बुक है उसका कंटेंट है। तो अगर कोई बच्चा 8th क्लास में है तो 8th क्लास में भी साउंड चैप्टर कुछ बच्चों को है तो वो इसे पढ़ सकते हैं। और 9th में अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। तो ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले साउंड क्या है। तो साउंड हमारे कान जिस सेंसेशन को महसूस कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, साउंड। द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड, है ना। ऐसी वाली सेंसेशन जो हमारे कान महसूस कर सकते हैं उसे हम कहेंगे साउंड। सर ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है हमें ये पता करना है सबसे पहले। अगर अभी मैं बोल रहा हूं और तुम लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो जो ये साउंड है ये निकली कैसे। तो सर एक काम करते हैं कि जब हम भी बोलेंगे तो अपने इस जगह पे हाथ रखेंगे और बोलने की ट्राई करेंगे। तो बच्चों अभी वीडियो में आप भी कुछ बोल के देखो, सर कैसे हो आप, ऐसे बोल के देखो, तो आपको फील होगा कि आपका ये वाला रीजन वाइब्रेट कर रहा है ना। तो कोई भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। लाउड स्पीकर आपने देखे होंगे, डीजे देखे होंगे, तो वो जो स्पीकर्स है उन स्पीकर्स के जो जगह होती है वो वाइब्रेट कर रही होती है। ड्रम में आवाज निकालनी है, वाइब्रेशन करनी पड़ती है। तो वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछ ले व्हाट प्रोड्यूस साउंड तो आंसर आएगा वाइब्रेशन। आंसर क्या आएगा, वाइब्रेशन। अच्छा, फिर साउंड क्या एनर्जी है। तो हाँ सर, एनर्जी तो है। जब हम जोर से बोलते हैं ना तो क्या होता है, या डीजे जोर से बजता है ना तो घर की खिड़कियां भी कांपने शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब साउंड के अंदर एनर्जी तो है और चलती फिरती एनर्जी है। जब मैं बोल रहा हूं यहां से साउंड आपके वहां तक आ रही है तो चलती फिरती एनर्जी है। और चलती हुई चीज के अंदर हमें पता है कौन सी एनर्जी आएगी बच्चों, कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि शेर का गुर्राना, पानी जब आप गिलास के अंदर डालते हो तो जो आवाज आती है, ये सब साउंड की एग्जांपल आ जाएगी। अच्छा सर ये वाइब्रेशन क्या है। तो वाइब्रेशन बच्चों कुछ मुश्किल नहीं है, वाइब्रेशन है टू एंड फ्रो मोशन। जैसा कि आप पेंडुलम के केस में अगर आपने देखा हो, पेंडुलम का ये बॉब है, ये पेंडुलम पहले इधर जाता है और फिर वापिस इधर आता है। तो जहां से गया, यहां से आगे की तरफ गया टू और फिर वापिस आया फ्रो। टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं वाइब्रेशन। बट सर हमें तो किसी ने बताया है कि टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन, ये तो ऑसिलेशन होती है, आप कह रहे हैं वाइब्रेशन होती है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, वीडियो में बने रहिएगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो वाइब्रेशन क्या है, विदाउट वाइब्रेशन साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। क्वेश्चन आया व्हाट प्रोड्यूस साउंड, तो आप बोलोगे वाइब्रेशन जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। टू एंड फ्रो मोशन ही है वाइब्रेशन। एक बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन, आगे जाना और वापिस पीछे आ जाना, यही क्या है, ये है वाइब्रेशन। और सर ऑसिलेशन क्या होता है, तो ऑसिलेशन इज आल्सो टू एंड फ्रो मोशन, ये भी आगे जाना और पीछे आ जाना, टू एंड फ्रो मोशन ही है। बट ऑसिलेशन डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। ऑसिलेशन जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफी लो होती है। और सर ये फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बच्चों चैप्टर में आगे समझेंगे ना, ठीक है। अच्छा, साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो नोट करके आप लिख लेना। वैसे तो यहां है साउंड ऑलवेज ट्रैवल इन मीडियम, आप देख सकते हो है कि नहीं भाई साहब, किधर है, हाँ भाई, साउंड ऑलवेज ट्रैवल थ्रू मीडियम। अच्छा ठीक है सर, बढ़िया। तो साउंड मीडियम में ट्रैवल करती है। तो अगर मेरे सामने ये
चिंटू खड़ा है मेरे सामने, ये चिंटू खड़ा है और चिंटू को मेरी आवाज कैसे पहुंच रही है, क्योंकि बीच में है एयर। हमने पढ़ा है मैटर में, है ना, मैटर अराउंड अस में हमने पढ़ रखा है। मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मीडियम 3 तरह के होंगे, है ना। तो ये बीच में एयर है। पानी होगा तब भी साउंड ट्रैवल कर जाएगी और सॉलिड होगा तो तब भी साउंड ट्रैवल कर जाएगी। बट पेपर में अगर पूछे कि भाई सबसे तेज साउंड किसमें जाती है, तो सबसे तेज साउंड जाएगी सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। फिर उसके बाद लिक्विड में, क्योंकि उसके थोड़ी दूर होते हैं, और उसके बाद गैस में। और अगर वैक्यूम होगा, जहां पे कोई भी मीडियम नहीं होगा, तो वहां पे साउंड नहीं होगी। जैसे कि स्पेस में साउंड, जब एस्ट्रोनॉट जाएंगे वहां पे बात करेंगे तो पता कैसे लगेगा, समझे। तो मतलब आवाज ही नहीं आएगी, बस मुंह हिलाते हुए वो दिखते हैं। चक 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 हो गया। चलिए बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। और ये चिलगोजा ये चिलगोजा क्या कह रहा है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। ये चिल्ला रहा है और ये इसको गुस्सा आ रहा है। ये कह रहा है कि भाई चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे, तू चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आर्यन सर से जाके पढ़ना है, बता दे सबको तो अब देखते हैं क्या है। अच्छा, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव, कि साउंड वेव किस तरीके से प्रोपोगेट करती है। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन है, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, आप ले लो। हम इसे समझने की तरफ ही चलेंगे, क्योंकि हमें मतलब है समझने से। तो बच्चों यही इमेज हमने यहाँ पे कर दी है बड़ी, और अब इसे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डीजे वाले बाबू ने गाना लगाया हुआ है टिंकू जिया, ठीक है, और टिंकू जिया गाना बज रहा है। और यहाँ पे ये है हमारा चुन्नू, ये है हमारा चुन्नू। तो चुन्नू के कान तक आवाज कैसे आएगी, चलिए उसे देख लेते हैं। तो चुन्नू और डीजे के बीच में, स्पीकर के बीच में मीडियम है, और मीडियम क्या है, एयर के पार्टिकल्स। यहां से एनर्जी निकलेगी, है ना, यहां से एनर्जी निकलेगी, इसके अंदर से एनर्जी निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे पहले वाले पार्टिकल के साथ ये कांटेक्ट में आएगी, पहला पार्टिकल तबक से आगे जाएगा और दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा, दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देके खुद मुन्ना वापस आ जाएगा। तो सर हुआ ना टू एंड फ्रो मोशन, हुआ ना टू एंड फ्रो मोशन। अब ये वाला पार्टिकल आगे जाएगा और दबक के वापस आ जाएगा, इसको एनर्जी देके, हुआ ना टू एंड फ्रो मोशन। ऐसे करते करते ये इसको एनर्जी देगा, वापस आ जाएगा, ये इसको एनर्जी देगा, इसको 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 इसको, ऐसे करके यहां से एनर्जी पहुंचेगी चुन्नू के कान में, और कान के अंदर है ईयर ड्रम, और ड्रम करेगा वाइब्रेट, ढम ढम ढम, और जो यहां से गाना निकलेगा टिंकू जिया, इसको सुनाई देगा। तो बच्चों इस तरीके से साउंड जो है वो वेव प्रोपोगेट करती है। तो मीडियम इसे तभी चाहिए होता है। अब एयर के पार्टिकल किसी किसी जगह है सर टाइटली पैक्ड, ठीक है, किसी किसी जगह है टाइटली पैक्ड, जैसे यहाँ पे ये 3 बिल्कुल साथ साथ है, और यहाँ पे ये लोग दूर दूर हैं, है ना, ये वाले दूर दूर हैं, ये वाले दूर दूर हैं। तो जहां पे पार्टिकल दूर दूर होंगे उस मीडियम को कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, उस मीडियम को कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। और जहां पे पार्टिकल साथ साथ हैं उन्हें कहते हैं कंप्रेशन, उस रीजन को क्या कहेंगे, कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेस हो रखे हैं आपके पार्टिकल्स। इतनी बात समझ आई, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुन्ना ये बताओ कि आवाज, हम जब स्पीकर के पास होते हैं सर तो आवाज ज्यादा आती है, हम स्पीकर से दूर जाते हैं आवाज कम हो जाती है। अगर दूसरे मोहल्ले में गाने बज रहे हैं तो बड़ी कम आवाज आएगी, अपने मोहल्ले में बजेंगे तो आवाज ज्यादा आती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब भी पार्टिकल इससे कोलाइड कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो जब हम दो चीजों को कोलाइड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लैपिंग करके बता रहा हूँ, तो हमारे हाथ से हीट निकल रही है। उसी तरीके से जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो यहां से निकलेगी हीट, एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, और आगे जाते जाते एनर्जी कम हो जाएगी और कान तक एनर्जी कम पहुंचेगी। अगर यही चुन्नू इधर होता कहीं पे, ठीक है, चुन्नू इधर होता तो हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस कम होता हर कोलिजन पे, और एनर्जी ज्यादा पहुंचती और इसको आवाज ज्यादा सुनाई देती। अब मुन्ना अब बता देना, घर में जब बड़े पूछेंगे ना कि पास रहने पे आवाज ज्यादा आ रही है, दूर जाके क्यों, तो बन जाना तुम भी सरपंच और बता देना कि सर ये बात है, ठीक है। तो ये वही चीजें हैं जो तुम्हें बता रखी हैं कि प्रोपोगेशन जब होती है 2 तरह के रीजन बनते हैं, कंप्रेशन हाई डेंसिटी वाला, रेयर फ्रैक्शन लो डेंसिटी वाला। मीडियम हमेशा चाहिए होता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, एयर सॉलिड लिक्विड में से कुछ भी हो सकता है। वैक्यूम में सर नहीं ट्रैवल करती, वैक्यूम में नहीं ट्रैवल करती। कक्षा 9वीं
से अब तुम जाने वाले हो 10वीं में, है ना। तो भाई दिमाग की बत्ती को खोल लो और ऐसा कंटेंट पढ़ते रहो और मजे करते रहो। अब आ गई वेव। तो वेव क्या है सर? सर वेव, ये है वेव? अरे नहीं, यही है, कुछ ऐसी ही है वेव, लहरें, है ना। तो बच्चों क्या है कि एक टब के अंदर मैंने पानी रखा है और मैंने कहा कि हाँ भाई, हर कुंवर को बोल लेते हैं ना, तो मैंने कहा हर कुंवर भाई आओ और पत्थर फेंको। तो ठहरे हुए पानी में जब उन्होंने पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकने के बाद पानी में कुछ ऐसे ऐसे दोनों साइड में वेव निकलना शुरू हुई। तो क्या किया था हर कुंवर ने? पानी जो आराम से पड़ा हुआ था उस पे पत्थर फेंक के उसको किया था डिस्टर्ब। उसको क्या किया था? डिस्टर्ब। तो व्हाट इज वेव? वेव इज डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मीडियम के अंदर, जैसे लिक्विड था तो मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, दैट कैरी एनर्जी, और फिर एनर्जी आ जाएगी और एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती रहेगी विदाउट नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। और हमें ऐसे लगता है कि यहाँ वाला पानी आगे जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे पत्थर फेंका तो पानी आगे जा रहा है, एक्चुअल में पानी आगे नहीं जा रहा होता। ये वाला वाटर का ड्रॉपलेट ऊपर आता है फिर नीचे हो जाता है, ये वाला पानी का ड्रॉपलेट ऊपर आता है फिर नीचे हो जाता है, ऊपर आता है फिर नीचे हो जाता है, और सब पानी के ड्रॉपलेट ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि भाई ऐसे 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 हो रहा है। बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव। आशा करते हैं तुम लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, और अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो 1 मिनट का पॉज लेके कमेंट सेक्शन में लिख दो मुन्ना मजा आ गया। क्या लिखोगे? मजा। अच्छा, लिख दो मजा, मजा, ठीक है। और जिनको मजा नहीं पसंद तो वो लिखेंगे स्लाइस। क्या लिखेंगे? स्लाइस। ठीक है। अगर कोई और आपको मैंगो फ्रूटी पसंद है तो उसका नाम भी तुम लिख सकते हो। अच्छा, ट्रांसफर वेव्स। तो ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं, अब इस पे हम देखते हैं। 2 तरह की वेव होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसफर वेव। सर दोनों यहाँ बता रखी हैं। एक काम करते हैं, पहले इन्हें मुन्ना अच्छे से समझते हैं। 2 तरह की वेव है, एक है ट्रांसफर वेव और एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, एक है ट्रांसफर वेव और दूसरी कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, सबसे पहले आ गई ट्रांसफर वेव। सर ये ट्रांसफर वेव क्या है? तो ट्रांसफर वेव में एग्जांपल आ जाएगी वाटर वेव्स। वाटर के अंदर जो वेव्स बनती हैं वो कैसी हैं? ट्रांसफर वेव। सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ट्रांसफर वेव्स में अगर इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूव, तो 90 डिग्री के एंगल पे दूसरे डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर उसके मूव करेगा, डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, वेव की डायरेक्शन इधर होगी। अच्छा सर ये कैसे? तो बच्चों अभी हमने समझा है कि जब पानी के अंदर मैंने पत्थर फेंका तो पार्टिकल तो अपनी जगह ही ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, मतलब ऐसे 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 पार्टिकल हो रहे हैं। बट वेव बनती हमें कुछ ऐसे 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 दिखाई दे रही है। तो पार्टिकल की डायरेक्शन अगर ये है और वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, और ऐसी वेव्स को हम बोलेंगे ट्रांसफर वेव। यहां पे देखो पार्टिकल मूव, ये हमने स्प्रिंग या कोई रोप थी जिसको ऐसे 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 करके हिलाया, तो जब ऐसे ऐसे करके हिलाया तो वेव हमें मुन्ना ऐसे बनती दिखाई देगी। बट जो पार्टिकल है वो अपनी जगह ही ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। समझे? अब दूसरी आती है सर लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरी कौन सी आती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अरे सर हाँ जी, दूसरी आती है मुन्ना लॉन्गिट्यूडनल वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा कि इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल आएगी साउंड। साउंड वेव इज अ एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, इधर था स्पीकर, इधर थे पार्टिकल्स, और इधर था मस्त अपना चुन्नू बाबा। कौन था? चुन्नू बाबा, है ना। तो किस तरीके से मूवमेंट हो रही है देखते हैं। यहां से एनर्जी मिली, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, फिर वापस आएगा, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, फिर वापस आएगा, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, फिर वापस आएगा। पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन इधर, और वेव भी इधर, है ना, वेव भी इधर। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? दोनों की डायरेक्शन सेम है,
जब पार्टिकल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन और वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन सेम होगी तो ऐसी को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। पार्टिकल भी मूव इधर कर रहे हैं और एनर्जी ट्रांसपोर्ट भी इधर ही हो रही है। वेव की प्रोपोगेशन या एनर्जी ट्रांसपोर्ट दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों बच्चों चलने वाला है। तो ये दो तरह की वेव्स हैं। बढ़िया सर। एक है सर ट्रांसफर वेव, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। वेव्स इन विच द मीडियम मूव्स एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव की अगर डायरेक्शन इधर है तो मीडियम मूव इधर करेगा, दोनों के बीच का राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। वाटर वेव सर इसकी एग्जांपल है। बढ़िया सर, आपने अच्छे से पढ़ा दिया है। हाई पॉइंट ऑफ ट्रांसफर वेव्स, और इसे कहेंगे क्रस्ट। एक ट्रांसफर वेव जो जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी, और इसका ये जो हाई पॉइंट है ऊपर वाला, इसको कहते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट। और इसको कहते हैं लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ। क्या कहते हैं? ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सर यहां पे पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन, यहीं पे वेव की डायरेक्शन। वेव हैज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव। जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसी तरफ मीडियम मूव करेगा। एग्जांपल आएगी साउंड। बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है लेक्चर देखने का। तो कमेंट करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, कमेंट करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, है ना। तो चलिए, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट बात आने वाली है वो ये आएगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव एक एक अच्छे से हमें समझ होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड वेव के, जिसमें सबसे पहला हम शुरू करेंगे एम्पलीट्यूड। सर ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड क्या है सर कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ये पेंडुलम ही था या पानी का वो ड्रॉपलेट था, तो पानी का ड्रॉपलेट अगर इतना मूव किया ऊपर की तरफ या फिर इतना मूव किया, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसमें होगी? इसमें। अगर पेंडुलम को समझ के करोगे तो पेंडुलम एक इधर तक गया सिर्फ, और दूसरा पेंडुलम है जो मुन्ना इधर तक गया, ठीक है। तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसमें हुई? इसमें, है ना। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी मीडियम पार्टिकल्स की, उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। अच्छा सर, हमें ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो हम एक ट्रांसफर वेव बनाएंगे। ये ऊपर वाला क्रस्ट, ये नीचे वाला ट्रफ, और यहाँ ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब रेस्ट ही समझ लो, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी सेंटर वाले पॉइंट में, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी सेंटर वाले पॉइंट में। और इसको कहेंगे, ये जो इसकी हाइट है किस्म की, इसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। दिख रहा होगा, दो वेव्स हमें दी हैं, इसके एम्पलीट्यूड इतना है और इसका एम्पलीट्यूड इतना है। किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? सर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ये वाली साउंड कह रहे हैं लाउडर होगी। ये वाली साउंड कैसी होगी? लाउडर। क्योंकि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? सर लाउडनेस हमें पता है, अभी नहीं पता सर, आगे पढ़ेंगे। लाउडनेस करती है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड। बढ़िया। और ये वाली थोड़ी सी शांत होगी। एक टू एंड फ्रो मोशन को ही हम वेव कहते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ वेव बनाई, ये क्या था? अगर ये पेंडुलम था, ये इधर गया और मुन्ना वापिस आया इधर, तो जब ये आगे गया ये ऊपर वाला पहाड़ बना, और जब ये वापिस अपनी जगह नीचे आया तो ये नीचे वाला पहाड़ बना। तो ये है टू, सर ये है टू, और ये है फ्रो, और टू एंड फ्रो मोशन बन गई, तो बन गई वेव, तो बन गई वेव। वेरी गुड बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया फ्रीक्वेंसी। अब आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है सर? फ्रीक्वेंसी को समझेंगे ना मुन्ना, ये यहाँ पे दो आपको डायग्राम्स दी हुई हैं, आप देखिए। वेव, वेव, दोनों में वेव बन रही है, और टाइम में ले लेता हूं नीचे 1 सेकंडवा। 1 सेकंडवा। सर सेकंडवा क्या होता है? अरे यार होता है कुछ, ये दोनों में 1 सेकंड ही टाइम है लगा है इतनी वेव्स बनने में। अच्छा, इसमें कितनी वेव बनी? अगर वेव यहां से शुरू हो रही है, ये एक यहां खत्म होगी। अगर वेव यहां से शुरू में मान लेता हो रही है, तो ये यहां से शुरू हुई और यहाँ पे एक वेव खत्म हुई, यहां से शुरू हुई, यहाँ पे दूसरी वेव खत्म हुई, यहां से शुरू हुई, यहाँ पे तीसरी वेव खत्म हुई, ठीक है। और ये यहां से शुरू हुई थी। अच्छा सर, ये वाली यहां जुड़ भी दी थी, तो हम इससे आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, और सिंपल मैं खुद ही बना के आपको बता देता हूँ। लो ना, वैसे तो वो भी ठीक है, कोई गलती नहीं है, बट अभी आप समझ रहे हो ना। अरे 1 और 2 और 3, टाइम लगा है 1 सेकंडवा, 1 सेकंडवा। और अब देखो दूसरा, अरे 1 अरे 2। अच्छा, अब हम वेव्स गिनेंगे दोनों में, है ना। अब हम बढ़िया सा वेव्स गिनेंगे दोनों में, ठीक है सर। यहां से शुरू हुई और यहाँ पे एक वेव खत्म। ये 2 है, ये फ्लो है, ये 2 है, ये फ्लो है, ये 2 है, ये फ्लो है। सर ये एक वेव थी, ये वाली सर एक वेव थी, ये दूजी और ये तीजी।
1 सेकंड के अंदर कितनी वेव बनी सर? 3 वेव्स बनी है इस केस में। और इसमें देखो ये सर 1 2 3 4 और 5, कितनी बनी है? 5 बनी है। टाइम हमने कितना ले रखा है यहाँ भी? 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर द नंबर ऑफ टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हो या ऑसिलेशन कह सकते हो, है ना। 1 सेकंड के अंदर जितनी ऑसिलेशन होगी वही फ्रीक्वेंसी होती है। तो 1 सेकंड के अंदर अगर 3 बनी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5। बढ़िया, समझ गए। तो फ्रीक्वेंसी का क्या लिखा है? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव और साइकिल प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल बन रहे हैं उसी को कहेंगे हम फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर, फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आएगा क्या? हाँ बच्चों, इस चैप्टर में 3 ही तो फॉर्मूले हैं और अभी हम पहला उसमें से एक करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक सा, कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड से इसका इनवर्स का रिलेशन होता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी को किसमें नापेंगे? तो फ्रीक्वेंसी को नापेंगे हर्ट्ज में। किसमें नापेंगे? हर्ट्ज में। और इसे लिखेंगे HZ से हम डिनोट करेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का सर सिंबल क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का एक ग्रीक लेटर सिंबल है जिसको हम V को कुछ ऊपर से ऐसे कर लेंगे और ये होगी नू। ये होगी नू। किसकी नू बच्चों? सस की नू, अपनी सस की नू है। तो ये होगा नू। और अगर ये सिंबल हमें यूज नहीं करना, फ्रीक्वेंसी के लिए हम F नहीं लिखते, फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये सिंबल लिखते हैं। यहाँ मैंने आपको बस समझाने के लिए किया है। फ्रीक्वेंसी के लिए ये सिंबल लिखेंगे या फिर ये सिंबल लिखेंगे और इसे कहते हैं ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा। तो ऐसा लग रहा है एक लड़की का नाम है मेगा और हमने कहा ओमेगा, हमने कहा ओमेगा। तो ओमेगा ये सिंबल है, सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो अगर मुझे अब फॉर्मूला लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा कि नू 1 अपॉन टाइम, या फिर लिखूंगा ओमेगा 1 अपॉन टाइम। बढ़िया बच्चों, चीज समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है लाउडनेस। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस। तो लाउडनेस पढ़ के ही अब आगे चलते हैं। लाउडनेस, व्हेन द लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज। अच्छा, लाउडनेस क्या होती है? कि आपके कान तक कितनी एनर्जी पहुंच रही है उसी को बोलेंगे लाउडनेस। अगर ज्यादा एनर्जी पहुंच रही है तो बोलोगे लाउडनेस ज्यादा है, अगर कम एनर्जी पहुंच रही है तो आप बोलोगे लाउडनेस कम है। अच्छा, यहां बताया व्हेन द लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल इंक्रीज। तो भाई अगर मैं साउंड को लाउड बनाऊंगा, अगर ये नॉर्मल साउंड है तो वो उसका ग्राफ ऐसे आएगा, बट अगर इसे मैं लाउड बनाऊंगा तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी और इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्पीकर आल्सो इंक्रीज। तो पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? तो लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड में। किसमें? एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड में। हाँ सर। अच्छा, तो डेफिनेशन कहीं ना कहीं इसकी छिप गई ही है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। लाउडनेस इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग the ear per second. loudness is the measure of sound energy reaching the ear per second. आप लिख लेंगे। अच्छा, loudness is directly proportional to the scale of amplitude. loudness is directly proportional to the scale of amplitude. amplitude के स्केयर के ये होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, if the amplitude become twice, अगर एम्पलीट्यूड को हम 2a कर देंगे तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी? तो जो नई लाउडनेस बनेगी वो 2 का स्क्वायर करोगे 4, बाकी चीजें सेम रहेंगी, तो इसका मतलब 4 टाइम्स हो जाएंगी, 4 से फैक्टर से, क्योंकि ये बन जाएगी ना L2 4a स्क्वायर। अब ये चीज तो सेम ही है, इधर भी है ना, तो 4 टाइम्स बड़ी तो 4 टाइम्स बड़ी। बढ़िया बच्चों। अच्छा, लॉजिशियंस के लिए हमने कुछ एमसीक्यू लाए हैं और आधों के जवाब तो आप अगला लेक्चर पढ़ के ही दे पाओगे। साउंड ट्रैवल फास्टर इन, तो बता देना, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में बताना। डबलिंग फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? सर फ्रीक्वेंसी का मामला हमने पढ़ रखा है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, उस पर सॉल्व करना है। और अगर हम लाउडनेस बढ़ाएंगे तो बताओ लाउडनेस कैसे बढ़ेगी? सॉरी, लाउडनेस किसके साथ बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से, एम्पलीट्यूड से या टाइम पीरियड से? कमेंट सेक्शन पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हो सच में, है ना, और तुम्हें समझ भी आया है, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे वहां पे दिखना चाहिए। ओके। अच्छा, लाउडनेस का यूनिट क्या होता है? तो ये भाई 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 बार बार पूछा जाता है। लाउडनेस का यूनिट होता है डेसिबल। लाउडनेस का यूनिट क्या होता है? डेसिबल। अच्छा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में जब हम सांस ले रहे होते हैं तो कितनी लाउडनेस होगी उसकी? 10 डेसिबल। जब आप खर्राटे ले रहे हो, ठीक है, तो तब
30 डेसिबल। नॉर्मल कंजर्वेशन में जब हम बात कर रहे होते हैं 60 डेसिबल, ट्रैफिक होगा तो 70 डेसिबल, और अगर फैक्ट्री वगैरह है तो 80 डेसिबल। और याद रखिएगा 80 डेसिबल से ऊपर की साउंड को ही हम कहते हैं नॉइस। 80 डेसिबल से ऊपर अगर साउंड हो जाएगी तो वो बन जाएगी फिजिकली पेनफुल और उसको हम कहेंगे नॉइस। अबव 80 डेसिबल द साउंड बिकम पेनफुल एंड कॉल्ड नॉइस। बच्चों पिच और बाकी का अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माजा, स्लाइस। ओके, टेक केयर।